Hello everyone, welcome back to the Vedant Education. This is class 11th Science and class of Chemistry. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये लेक्चर है। ये हिंदी मीडियम की क्लास 11 साइंस का लेक्चर है जिसमें हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बेसिक केमिस्ट्री जिसको आप आधारभूत रसायन विज्ञान है ना, मुख्य जो बातें हैं वो चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे थे। हम इसमें पहले तक काफ़ी सारी चीज़ें 2-3 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं बच्चों, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ है उसका वर्गीकरण हमने पढ़ा था, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, उसमें हमने बात की थी कि उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़, और इन सब चीज़ों की हम बात कर चुके थे। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं एंड द न्यू टॉपिक इज़ फ्रेश विद द एसआई यूनिट्स। एसआई इकाई इसको बोलते हैं। अच्छा, इस एसआई इकाई की फुल फॉर्म क्या होती है? दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप बोलेंगे कि सर इसकी फुल फॉर्म हिंदी में बताइए। बच्चों कुछ कुछ इंग्लिश में अच्छा लगता है ना, ये इंग्लिश में ही रहता है, इंग्लिश में ही आपको याद करना पड़ेगा। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जरा सिंपल वर्ड्स में ये समझिए कि यहाँ पे मैंने बोला कि भैया मेरे पास मैंने एक नई चीज़ खोजी है जिसका वजन क्या है, 5 धड़ा। अरे ये क्या चीज़ है बच्चों? तो आप पुराने समय में बात करोगे तो हमारे ही जो पूर्वज थे, दादा परदादा जो थे, वो लोग वजन को किस में करते थे? धड़ा, ये उनके मानक इकाई हुआ करते थे, वो इसके रूप में मानते थे, जानते थे, इसी रूप में वो वजन करते थे किसी भी चीज़ का। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने फलानी चीज़ का आविष्कार किया है और वो मुझे 5 धड़ा मिली है, तो क्या अमेरिकन साइंटिस्ट उस चीज़ को समझ पाएंगे? नहीं, वो क्या बोलेंगे कि ये क्या है, वो समझ नहीं पाएंगे कुल मिलाकर के बात ये। तो साइंस के अंदर कोई भी नया एक्सपेरिमेंट होता है या किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो एक यूनिक चीज़ होती है। ठीक है, वो पूरे संसार में सभी साइंटिस्ट के द्वारा काम में ली जाने वाली बात होती है। तो ऐसे ही किसी भी पदार्थ का अगर अपन मापन करते हैं तो उसकी इकाई जो है उसको एसआई इकाई में पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि एसआई इकाई जो होती है वो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, पूरे वर्ल्ड में जो भी है वो सब एक ही तरीके से यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है ताकि इसको सब समझ सकें। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या है, जो एसआई इकाई का सिस्टम है इसमें 7 मूलभूत आधारभूत भौतिक मात्राएं होती हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए आधारभूत भौतिक मात्रा की मैं बात कर रहा हूं, इकाई आगे होगी मात्रा। ठीक है, देखो सबसे पहली जो है इसमें लंबाई की हम बात करते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या है इसका आधारभूत भौतिक मात्रा का मतलब क्या है कि भैया ये एसआई इकाइयां हम किसके लिए निकालने वाले हैं? इन्हीं 7 भौतिक जो आधारभूत मुख्य मात्राएं हैं उनके लिए हम निकालेंगे, उनका मापन करेंगे। अच्छा, फिर बाकी का क्या होगा? तो बाकी जो है वो इन्हीं से फिर से डेराइव कर लेते हैं, जो 7 मुख्य है ना, इन्हीं से दूसरी चीज़ों को जनरेट कर लेते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, वो सामने आने वाला है। देखो अगर लंबाई है तो लंबाई का संकेत क्या होता है? एल, है ना। लंबाई क्या होती है? देखो LENGTH, लेंथ बोलते हैं ना इसको, तो इसका संकेत क्या है? एल से लिखते हैं। ये केवल संकेत है लंबाई का एल। जैसे आपको बोला जाए, मैं बोलूं कि तार की लंबाई 50 मीटर है, तो मैं क्या बोलूंगा? L = 50 मीटर, ऐसे लिख करके छोड़ दूंगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना भाई, लंबाई की बात हो रही है। तो L केवल एक इसका संकेत है, सिंबल है। अच्छा, इस लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? वो होती है मीटर। ठीक है, और मीटर को हम m से लिखेंगे बच्चों, ये इसका संकेत हो गया। समझ में आया क्या? है ना, बहुत सिंपल है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं द्रव्यमान की। ठीक है, दूसरा द्रव्यमान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मास। और मास, द्रव्यमान मास से शुरू हो रहा है इसलिए m क्या है? इसका संकेत है। और द्रव्यमान को किस में मापेंगे हम? किलोग्राम में। किलोग्राम, आधा हिंदी और आधा इंग्लिश हो गया बच्चों, किलोग्राम। ठीक है, और इसका संकेत क्या होता है? केजी। किलोग्राम को किस में लिखते हैं? केजी में लिखते हैं ना। तो ये दोनों क्या हैं? आधारभूत भौतिक मात्राएं हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या बात करेंगे? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। इसके अलावा देखिए जैसे हम बात करते हैं समय, है ना, बहुत सारी कैलकुलेशन सब कुछ करते हैं तो उसमें समय की बात होती है। तो समय के अंदर इसका संकेत क्या है? स्मॉल टी। ध्यान रखना छोटा टी लिखा है मैंने, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। ठीक है, क्या सेकंड में मापते हैं, और इसका संकेत क्या है? एस फॉर सेकंड ना। ठीक है, देखो फोर्थ,
ताप, ताप, ठीक है, टेम्परेचर। अब आप बोलोगे कि सर दोनों ही टी से शुरू हो रहे हैं तो दोनों को टी लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए समय को छोटा टी और ताप टेम्परेचर को बड़ा टी लिखते हैं। समय सेकंड में मापते हैं, ताप किस में मापते हैं, केल्विन में, और केल्विन को किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? देखो विद्युत धारा, धारा बहती है उसको आप क्या बोलते हैं, आई से लिखते हैं ना, आई से लिखते हैं धारा को, है ना, धारा को आई से लिखते हैं करंट को, और इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, एम्पियर होती है। क्या आप लोग जानते हैं कि भैया कौन मोटर, कई लोग जानते हैं कि ये मोटर 2 एम्पियर ले रही है, 3 एम्पियर ले रही है ना। एम्पियर क्या है, ये धारा का मापन होता है एम्पियर में, और एम्पियर का ए होता है, तो ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। छठा देखिए, जैसे आप इसके अलावा बात कर सकते हैं सिंपली पदार्थ की मात्रा की बात करें। देखो पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है, पदार्थ की मात्रा को एन से लिखते हैं और इसकी इकाई क्या होती है, मोल। अच्छा, इसमें सिंबल कुछ नहीं होता, सिंबल भी क्या होता है, मोल, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है, प्रकाश की तीव्रता। इसमें देखो प्रकाश में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार की चमक हो सकती है, ठीक है। इसको IV से लिखते हैं और इसकी SI यूनिट होती है कैंडेला, ठीक है ना, कैंडेला CD। ये लो बच्चों, तो ये हैं आपके सामने वो 7 आधारभूत भौतिक मात्राएं जिनके लिए हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। जनरली इन्हीं चीजों के लिए मापन किया जाता है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी कई प्रकार के मापन हैं, और अगर वो करने हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इन 7 आधारभूत भौतिक मात्राएं जो है ना, इन्हीं से उनका डेरिवेशन कर देते हैं, उनका भी उनको क्या कर लेते हैं, व्युत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। वो आगे देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको इससे व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो ये जो 7 भौतिक आधारभूत मात्राएं हैं, उसमें लंबाई है, लंबाई को हम मीटर इकाई से लिखते हैं एम, द्रव्यमान है जिसको मास बोलते हैं उसको किलोग्राम केजी से लिखते हैं, समय टी टाइम जो होता है उसको सेकेंड एस से लिखते हैं, ताप जो होता है उसको केल्विन के से लिखते हैं, विद्युत धारा आई को हम किससे लिखते हैं, एम्पियर से लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखते हैं, और प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला से लिखते हैं। ये हैं आपके जो 7 आधारभूत भौतिक मात्राएं हैं, इनकी इकाइयां हैं। और कौन सी इकाई है बच्चों, ये है आपकी SI इकाई होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी जो आधारभूत के अंदर नहीं आई हो या फिर आई भी है तो वो किसी दूसरी चीज से कैसे डिफरेंस है। तो देखो अब मैं 2 चीजें ले रहा हूं आपके सामने, उनको समझना। द्रव्यमान तथा भार, मास एंड वेट। बहुत सिंपल देखना बच्चों, आप हमेशा क्या होता है इस चीज में बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई कई बार तो किसी चीज को क्या बोल देते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस बोल देते हैं, कई बार उसी चीज के लिए क्या बोल देते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस बोल देते हैं। बच्चों मास और वेट दोनों संख्या में समान हो सकते हैं। जैसे किसी का मास भी क्या है, 2 है और 2 ग्राम प्रति मोल है, और किसी का वेट भी क्या है, 2 ग्राम प्रति मोल है। हो सकता है कि सेम हो, लेकिन ये अलग भी हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। देखो जैसे मैं बोलूं कि मैंने क्या कहा कि सोडियम का मास मतलब द्रव्यमान कितना होता है, 23 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। मतलब अगर सोडियम का 1 मोल लोगे तो उसमें 23 ग्राम द्रव्यमान आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि सोडियम का भार कितना है, 23 ग्राम प्रति मोल है। आप बोलेंगे कि सर ये तो एक जैसे हो गए, इसका मतलब क्या भार और द्रव्यमान सेम है? नहीं है बच्चों। लेकिन अगर मैं कैसे समझेंगे, चांद पर ले जाऊं मैं, है ना, चांद पर इसी चीज को ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अरे भाई ये क्या फर्क पड़ा, भार क्यों बदल गया, चांद पर भार 0 हो गया लेकिन द्रव्यमान वो का वो रहेगा। समझ में आ रही बात? तो क्या चीज का फर्क आया, चंद्रमा और यहां में क्या फर्क आया,
किसका? गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का फर्क आया ना बच्चों, और किसी चीज का फर्क थोड़ी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी की वजह से ही द्रव्यमान और भार में हम अंतर कर सकते हैं। तो भार देखो पहले 23 था, अब 0 हो गया, मतलब ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर कर रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये धरती पर भी 23 ग्राम प्रति मोल द्रव्यमान है, चांद पर भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब द्रव्यमान ग्रेविटी से इनअफेक्टेड रहता है, प्रभावित नहीं होता। मैं डेफिनेशन लिखता हूं बच्चों, दोनों की ध्यान देना। द्रव्यमान होता क्या है? द्रव्यमान यह पदार्थ जो लिया गया है की मात्रा होती है। भैया उसकी कितनी मात्रा है वही क्या होता है? उसका द्रव्यमान। तो आपको बोलेंगे कि भैया, और ये निश्चित होता है ना, ये चेंज नहीं होता है। जैसे आपको सोडियम का पूछेगा कि सोडियम का द्रव्यमान मास कितना है, तो आप हमेशा बोलोगे 23 ग्राम प्रति मोल, 23 ग्राम प्रति मोल, 23 ग्राम प्रति मोल, हमेशा। ठीक है ना? देखो यह है ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित होता है ना, इस पे गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दूसरा देखो, भार की मैं बात करता हूं। भार यह है पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल होता है। समझ में आई क्या बात? गुरुत्वाकर्षण कितना लग रहा है उतना ही क्या होता है? उसका भार होता है, वेट होता है। तो किसी पदार्थ पे गुरुत्वाकर्षण का कितना बल लग रहा है वही क्या होता है? उसका भार होता है। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है, मतलब भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए ग्रेविटी 0 तो भार भी 0। चाहे तो आप क्या ले लें, इस मार्कर का वजन ले लें, है ना, चाहे तो अपने पूरे शरीर का वजन ले लें। मार्कर भी चंद्रमा पे 0 ग्राम हो जाएगा और हम भी 0 ग्राम। जो स्पेस में जाने वाले एरोनॉटिक्स होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, है ना, स्पेस में जाने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने जहाज के अंदर क्या होते हैं? हवा में तैरते रहते हैं ना, होता है, सुना है आप लोगों ने। तो वो क्यों है? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन नहीं, तो उनका भार जो है वो 0 हो गया है, 0 हो गया है। समझ में आ रही बात? हाँ, द्रव्यमान तो उनका वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहता है, भार 0 हो जाता है। ठीक है, क्या समझ में आ रही है? सोडियम का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, आपको बोले कि इसका द्रव्यमान कितना है, वो उस टुकड़े का द्रव्यमान नहीं है, वो सोडियम का द्रव्यमान है जो निश्चित होता है। लेकिन टुकड़े का तो क्या निकालोगे आप? भार निकालोगे। और भार अलग अलग जगह अलग अलग आएगा। आप धरती पे देखोगे तो कुछ आएगा, आप चंद्रमा पे देखोगे तो कुछ आएगा, कहीं पे ग्रेविटी और अलग होती है तो वहां पे कुछ और आएगा। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, चलो देखो, तो ये चीज आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरी चीज, अगला टॉपिक लेते हैं, वॉल्यूम। देखो आयतन की मैं बात करता हूं। आयतन क्या है? ये वॉल्यूम। देखिए यह है लंबाई क्यूब होता है। मतलब क्या हुआ कि लंबाई का आप क्यूब ले लोगे ना, घन ले लोगे ना, तो वही क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। सामान्य, अच्छा देखो लंबाई को किस में लिया था बच्चों? मीटर में लिया था क्या? देखो लंबाई को किस में ले रहे हैं? मीटर में ले रहे हैं, तो मैं क्या कर दूं? मीटर क्यूब कर दूं। तो आयतन क्या है? मीटर क्यूब हो गया, है ना। सामान्यतया इसे लीटर में लिखते हैं। लीटर में लिखते हैं ना बच्चों, आयतन को तो हम लोग जनरली लीटर में पढ़ते हैं, है ना। तो लीटर, 1 लीटर, एल से लिख रहा हूं मैं, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये है बच्चों आयतन। ठीक है, क्या आपको होपफुली पूरा समझ में आ गया होगा? आयतन हो गया, इसके पहले भार और द्रव्यमान हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, समझ में आया? चलें आगे। तो ये है आपके पास में द्रव्यमान, भार और आयतन की बात हमने कर ली है। ठीक है, इसके बाद देखो अगली बात अपन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है वो है डेंसिटी, घनत्व। और बहुत अच्छे से समझना बच्चा,
आपके बहुत काम में आने वाला है। घनत्व हुआ, ये आयतन हुआ, और ये सब क्या है, इकाई सिस्टम जो है ना एसआई वाला, उसकी जो आधारभूत अभी भौतिक इकाइयाँ लिखी थी हमने 7, उनसे व्युत्पन्न किए जाते हैं। ये आधारभूत में नहीं आते हैं, है ना, बेसिक में नहीं आते हैं, इनको हम व्युत्पन्न करते हैं। कैसे करेंगे देखिए। घनत्व, डेंसिटी डी। देखो क्या होता है, घनत्व और डेंसिटी क्या होती है। जैसे हम रहते हैं गांव में, जैसे हम गांव की बात करें तो गांव में क्या होता है, आप देखेंगे कि 100 आदमी यहाँ रहते हैं, 100 आदमी फिर 2 किलोमीटर आगे रहते हैं, फिर 3 किलोमीटर आगे 100 आदमी रहते हैं। तो अगर आप 1 किलोमीटर ऐसे चलिए और 1 किलोमीटर ऐसे चलिए तो ये क्या हो गया, 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया ना, क्षेत्रफल निकाल लिया आपने। 1 किलोमीटर स्क्वायर का आपने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसके अंदर कितने आदमी आए, 150 आ गए सपोज कीजिए। ये क्या है, ये जनसंख्या का घनत्व हुआ, मतलब कि इस दिए गए क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, है ना, ये होता है जनसंख्या का घनत्व। ऐसे ही घनत्व पदार्थ का भी होता है। यहाँ पे ये क्षेत्रफल में कितने आदमी थे, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आयतन में कितने पदार्थ के कण हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। दिए गए आयतन के अंदर पदार्थ की कितनी मात्रा है, उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ध्यान देना, घनत्व क्या है, यह इकाई आयतन। इकाई आयतन का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, यहां पे इकाई का मतलब 1 है। यह इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होता है। मतलब घनत्व क्या है, किसी भी पदार्थ की वो मात्रा है जो उसके एक आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित हो। देखो घनत्व D का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। बच्चों ध्यान देना, यदि आयतन, अभी मैंने क्या किया, इकाई कर दिया ना बच्चों, 1 है, इकाई है, मैं इसे पूरा लिख देता हूं, इकाई 1 है, तो D क्या हो जाएगा, आयतन 1 हो गया ना, तो D क्या हो गया, द्रव्यमान के बराबर हो गया। अरे बच्चों यही तो डेफिनेशन लिखी है क्या मैंने, देखो जरा, अगर मैंने क्या लिया, पदार्थ का इकाई आयतन लिया तो उसमें पदार्थ कितना उपस्थित है, वही क्या होगा, उसका D होगा। मतलब पदार्थ का मात्रा और D घनत्व बराबर हो जाएंगे कब, जब आयतन 1 ले लिया। तो देखो आयतन को 1 किया तो ये दोनों बराबर हो गए ना, ये ऐसे। समझ में आई डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा देखो, इसको द्रव्यमान जो है मात्रा ही है ना, पदार्थ की मात्रा, उसको कैसे लिखते हैं, मीटर से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी मीटर तो लंबाई का होता है, किलोग्राम, केजी बटा आयतन किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, एक ही बात है, ठीक है। बात समझ में आती है क्या आप लोगों को, घनत्व की बात समझ में आ रही है क्या। देखो अब इसमें मैं छोटा सा आपको थोड़ा एलेबरेट करके डिस्कशन समझाता हूँ कि भाई घनत्व कहाँ कैसे देखने को मिलेगा, कहाँ क्या काम में आ रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको बोलते हैं पानी का घनत्व। देखो बच्चों, पानी जो होता है उसका सामान्यतया, जो हम सिंपल डी ऑफ वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो पानी जो होता है उसका सामान्यतया कमरे के ताप पर जो घनत्व होता है वो 1 होता है, 1 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। कितना होता है, 1 लीटर पानी का भार, है ना। देखो घनत्व का मतलब क्या है, इकाई देख करके आप समझ जाओगे कि भैया 1 लीटर में कितना वजन होगा, वही उसका घनत्व है। देखो इसको 1 किया तो ये क्या, इसका वजन है ना, वही क्या हो गया, इसके D के बराबर हो जाएगा। तो 1 लीटर में 1 किलोग्राम जल होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं ले लूं कोई पदार्थ का घनत्व 1.1 किलोग्राम प्रति लीटर है। अगर किसी का इतना घनत्व है, ध्यान देना बच्चों, अगर किसी का इतना घनत्व है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके 1 लीटर में 1.1 किलोग्राम द्रव्यमान उपस्थित है। मतलब उसका वजन कितना है, 1.1 किलोग्राम, कितने में, उसके 1 लीटर में। समझ में आ रही है बात।
आप लोगों को मैं एग्जाम्पल देता हूं, चलो और एग्जाम्पल देता हूं। बर्फ पानी पर तैरती है। बताओ बच्चों, ये सुना है आप लोगों ने? बहुत अच्छे से सुना होगा। क्यों तैरती है ये भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है क्या बात? देखो, अगर मैं कहूं कि भैया पानी का घनत्व 1 किलोग्राम 1 लीटर में है, तो बर्फ का घनत्व क्या होगा? लेस देन 1। अगर आप बर्फ का 1 लीटर लोगे, कैसे लोगे भैया? बर्फ का 1 लीटर आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ठोस होती है बर्फ, तो हम 1 लीटर कैसे ले सकते हैं? अरे भैया ऐसे ले सकते हैं, बर्फ का एक क्यूब काट लो, है ना, क्यूब के रूप में, एक घन के रूप में बर्फ को ले लो, ये उसकी ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, है ना, तो ये 1 1 1, ये तीनों को गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। यही तो इसका घनत्व है बच्चों। तो ठोस का भी घनत्व निकाल सकते हैं। तो बर्फ का आप अगर 1 लीटर लोगे तो उसमें 1 किलोग्राम से कम वजन आता है, लेकिन जल का आप 1 लीटर लोगे तो उसमें 1 किलोग्राम वजन आता है। ये आपने जल लिया, ये बर्फ ली, दोनों को मिक्स कर दिया, तो भैया जो ज्यादा भारी होगा वो तो नीचे होगा, जो हल्का होगा वो ऊपर होगा। बर्फ के अंदर घनत्व क्या 1 से कम है, इसका मतलब 1 लीटर बर्फ में 1 किलोग्राम वजन नहीं है। और जल का एक होता है घनत्व, इसका मतलब जल के 1 लीटर में कितना वजन है? 1 किलो। तो जल क्या हो गया? भारी हो गया ना बर्फ से, बर्फ ऊपर तैरेगी और जल नीचे की तरफ रह जाएगा। तो ये चीज आप हमेशा समझिए, और ये फॉर्मूला है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको घनत्व पूछ ले, आयतन पूछ ले, द्रव्यमान पूछ ले, ये चीज ठीक है क्या बच्चों? समझ में आ गया क्या? घनत्व वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। चले आगे, चलिए अब इसके बाद में हम ताप की बात करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये इकाई जो है ना हमने बेसिक से बनाई है। ये जो आपका आधारभूत भौतिक इकाई थी किसकी? वजन की, द्रव्यमान की। और ये किसकी है? किसकी है? मीटर किसकी थी? लंबाई की। तो वो क्या थी? एसआई इकाइयां थी। उनसे हमने इसको क्या कर लिया? व्युत्पन्न कर लिया, डी फॉर डेंसिटी को, क्योंकि ये भौतिक आधारभूत में नहीं आती है। देखो अब इसके बाद ताप। टेम्परेचर की हमारे पास 3 इकाई होती है, इसकी 3 इकाई है। देखो, एक फारेनहाइट, एक डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। अच्छा, केल्विन तो ऐसा ही इकाई हो गई थी अभी, है ना, ऐसा ही इकाई है। देखो, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हमारे जनरल इंसान की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? यस, यू नो। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्या दे देता है कि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन में दे देगा 98.6 फारेनहाइट दे देगा। आप बोलोगे कि सर 37 होता है और ये तो 98 पे पहुंचा दिया, ये कैसे? तो वो आप इकाई देखिए, उसमें फारेनहाइट लिखता है। ये देखो 37 डिग्री सेल्सियस और इसको बोल रहे हैं ये 98.6 फारेनहाइट। देखो इनकी इकाइयों में फर्क है, ये डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है हमारे पास? फारेनहाइट है। तो ये तीनों इकाइयां हैं, तीनों को आप आपस में चेंज कर सकते हैं। देखो, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अगर आपको केल्विन को किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? K इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस में से क्या कर दोगे? 273.15 को माइनस कर देना। ठीक है, ध्यान देते जाना बच्चों। डिग्री सेल्सियस टू केल्विन आपको करना है ना, आपको केल्विन में बदलना है। तो आप क्या करेंगे? उल्टा बोल गया ना। देखो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, तो जो आपको केल्विन दिया हुआ है उसमें से आपने क्या कर दिया? 273 माइनस कर देना है। आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो केल्विन कैसे निकालोगे? डिग्री सेल्सियस जो है उसमें 273.15 जोड़ देना। ठीक है, अभी इनके एग्जाम्पल भी कराता हूं मैं आपको, है ना। देखो, आपके पास में क्या है? फारेनहाइट। F2 डिग्री सेल्सियस जाना है आपको, ठीक है ना। फारेनहाइट में जाते हैं, चलो पहले डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में जाते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? फारेनहाइट बराबर क्या होता है? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस
प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। फ़ारेनहाइट में जाना है तो डिग्री सेल्सियस को यहाँ रखो, कैलकुलेट कर लो। जैसे आपको फ़ारेनहाइट से किस में जाना है, डिग्री सेल्सियस, नोट कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे जाना है, देखो मैं इस डिग्री सेल्सियस में जा रहा हूँ तो डिग्री सेल्सियस को मैं क्या कर सकता हूँ, साइड में ले सकता हूँ। तो देखना मैं इससे बना रहा हूँ, मैथ्स वाले को तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये प्लस का तो इधर लेके जाऊँगा तो फ़ारेनहाइट -32 कर दूँ मैं, है ना, -32 कर दूं। और ये बच्चा मेरे पास, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये बटा में आ जाएगा, गुणा में ले जाने के लिए उल्टा कर दूंगा तो 5/9 हो जाएगा। क्या बोलो, समझ में आए फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, है ना, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। तो अब इन फॉर्मूला से देखो हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जा रहे हो ना, आपको मान लो 300.15 केल्विन दिया हुआ है, तो आप डिग्री सेल्सियस में जाओगे तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन कितना दे रखा है, 300.15, है ना, कितना दे रखा है 300.15, माइनस क्या करना है 273.15 करना है, तो कितना बचेगा 27, ये बचेगा क्या 73, 7, हाँ 27 डिग्री सेल्सियस। बोलो समझ में आई क्या बात। यही देखो, अगर आपके पास में डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है कितना, आपके पास में दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको केल्विन में बदलोगे तो केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना दिया हुआ है 10 प्लस 273.15, कितना हो गया 283.15 केल्विन हो गया। ये देखो बच्चों, है ना, बड़ा आसान है। यहाँ देखो आपको बोले कि 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में बदलो तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, दे रखा है 5 प्लस 32, 5 से 5 गया 9 और 32 कितना होता है 41 फ़ारेनहाइट हो गया। अरे बहुत आसान है ना बच्चों। देखो आपको बोले कि 9 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में बदलो तो C इक्वल्स टू F कितना है 9 - 32, ठीक है, इंटू 5/9। यस, देखो कैलकुलेट कर लो इसको। आप ये करते हैं तो माइनस के अंदर आएगा, है ना, ऑब्वियसली माइनस में आएगा, तो 0.x डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करना बच्चों। अभी मैं मार्कर चलाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, आप पेन पेंसिल रख करके इसको चेक कर लीजिए डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा। तो ये सब तरीका है कि टेम्परेचर की हमारे पास जो भी इकाइयां हैं उनको हम आपस में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, क्या बहुत अच्छे से समझ में आया। तो ये 3 इकाइयां होती है। एक बार की बात है जब ऐसा एक क्वेश्चन देखा था मैंने, एक कैंडिडेट भी था, तो ये कांस्टेबल के एग्ज़ाम की बात है, उसके अंदर यही चीज़ घुमाई हुई थी कि भैया बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट जो है ना उसमें दिया हुआ था, वैसे 37 होता है ना बच्चों, तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू क्या है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, कितना होता है हमारे बॉडी का 37, ठीक है, और लास्ट में क्या है +32, ये है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो वो हमारी किस में आएगी, ये चीज़ फ़ारेनहाइट के अंदर आएगी। आप कर लीजिए, 5 का भाग 37 में दे लो, कितना आता है समझ जाएंगे आप, हैं। इसके अंदर आप देखें तो 66, कॉपी पेन लेकर के देखिए आप, देखो एग्जैक्टली कितना आता है 98.6 फ़ारेनहाइट आता है ये एग्जैक्ट, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर ठीक है भाई कि 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बच्चों आपको अगर 98.6 दे रहा है इसका मतलब उसमें यूनिट का फर्क है। बॉडी टेम्परेचर सही है 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी हो सकता है। 37 है अगर आपका डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में क्या करोगे 273.15 पे जोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो वैज्ञानिक संकेतन,
जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी भी पदार्थ की मात्रा को कैसे लिखते हैं, कोई भी संख्या होती है उसको कैसे लिखते हैं, उनका एक अपना तरीका होता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक संकेतन कह रहे हैं। देखो ये क्या चीज़ है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो सिंपली आप अगर इसको देखेंगे, देखो किसी संख्या को घातांक के रूप में लिखने पर n गुणा 10 की घात n दर्शाए तो वह वैज्ञानिक संकेतन है ना। मतलब कोई भी संख्या है उसको घातांक के रूप में लेना है, 10 की घात के रूप में लेना है, और कैसे लिखना है, n गुणा 10 की घात n लिखना है। इसी को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल है मेरे पास 0.0016, ये है मेरे पास एक एग्जाम्पल। देखो मैं क्या करूं, देखो बच्चों जब भी आपको क्या करना है, ये पॉइंट को आगे पीछे करके 10 की घात में इसको ले जाना है ना। ये देखो 10 की घात में ले जाना है, वही क्या है, इसका वैज्ञानिक संकेतन रहेगा, साइंटिफिक नोटेशन रहेगा। देखो इसको बोलते हैं साइंटिफिक, ठीक है, 10 की पावर में ले जाना है। अब देखो 10 की पावर कैसे आएगी, इस पॉइंट को आगे पीछे हिलाओ, इधर ले जाओ या इधर ले जाओ। ध्यान देना, जब भी आपके पास कोई संख्या दी हुई है उसको आप अगर छोटा करते हैं, ठीक है, ये छोटा कैसे होगा, पॉइंट को इधर खिसकाऊंगा तो होगा या इधर खिसकाऊंगा तो होगा। देखो मैं इधर खिसकाता हूं तो क्या हो जाएगा, 0.00016। ये छोटा है या ये छोटा है, ये छोटा है ना, तो मैंने क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया है। अगर मैं बड़ा करूंगा तो क्या होगा, पॉइंट को इधर खिसका दूं तो देखो 0. कितना हो जाएगा, इधर खिसका दूंगा तो 0.16 हो जाएगा, ये बड़ा हो गया ना। तो क्या करना है मुझे, या तो पॉइंट को मैं इधर खिसकाऊंगा या तो मैं इधर खिसकाऊंगा, उससे संख्या घटेगी या बढ़ेगी, और उसी को हम बैलेंस करेंगे किससे, 10 की घात n, ये लिख करके गुणा करके। ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं बच्चों कि इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, यहां मैं ले जाता हूं, यहां, ठीक है, यहां लेकर के मैं जाता हूं तो कितना छोड़ के है अभी, 1 2 3 4, कितना छोड़ के किसका दूंगा, 10, 1 2 3 छोड़ करके किसका दूंगा ना, तो कितना हो गया 1.6 डिवाइडेड बाय 10⁻³ समझना बात को, है ना। पॉइंट को मैं हटाता हूं तो क्या करता हूं, भाग देता हूं ना 10 की घात से, ठीक है, इस पॉइंट को हटाया तो 1 2 3 3 पॉइंट आगे किसका दिया, तो 10 की घात 3 कर दिया, है ना। और 10 की घात 3 कर दिया। तो अब आप एक चीज और देखना बच्चों, इसमें मैं आपको सीधा सीधा तरीका